सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। 28 दिसंबर 2023 को करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानने वाले हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। तो सेशन की करते हैं शुरुआत आज के दिन के साथ। आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है और क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। 28 दिसंबर, आज 28 दिसंबर और 28 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 28 दिसंबर को मित्रों कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस स्थापना दिवस की पृष्ठभूमि के बारे में आपको लेकर के चलता हूं। 1884 का वो अधिवेशन जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा उसको आयोजित किया गया था और ये कहां पे हुआ था? ये आडीआर के अंदर होता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ चीजें। 1884 पहले तो देखते हैं कांग्रेस का स्थापना दिवस कब होता है? 28 दिसंबर। अब कांग्रेस की पृष्ठभूमि के बारे में मैं बता दूं आपको। कांग्रेस पहले कोई राष्ट्रीय दल नहीं था, कांग्रेस एक विचारधारा हुआ करती थी और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस जिसके अंदर चाहे बात करें नरम दल की और गरम दल के, वो दोनों ही सदस्य इसके अंदर शामिल थे। और ये जो कांग्रेस शब्द जो लिया गया था, ये लिया गया था अमेरिका से। ठीक है, अब बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसके कितने चरण बने और किन किन लोगों ने इसके अंदर योगदान दिया। पहला इसका सम्मेलन कब हुआ और अगर पहला सम्मेलन होता है तो इसके पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं और इसकी जो भूमिका या इसकी जो कहते हैं नींव वो किसने रखी, इसके बारे में करते हैं चर्चा। तो बात है 1884 की। 1884 को आडीआर नामक स्थान पे थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक अधिवेशन होता है और उसके अंदर एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम A.O. ह्यूम, वो इस बैठक में उपस्थित होते हैं और उन्होंने एक सुझाव दिया कि आप लोग भी अपना एक संगठन बना लें। चलिए उस बात को मान लेते हैं। 1884 की है बात। उस समय इस जो संगठन का नाम रखा गया था वो कांग्रेस नहीं था मित्रों, ये था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन कांग्रेस का प्रारंभिक नाम था। उसके बाद में कांग्रेस कैसे पड़ता है, तो कांग्रेस जो पड़ता है उसके लिए हमारी जो है नरम दल के नेता और जिनका नाम दादा भाई नौरोजी के कहने पे या उनके सुझाव से इंडियन नेशनल जो यूनियन जो शब्द दिया गया था उसका नाम चेंज करके कर दिया गया। कौन सा कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका नाम दादा भाई नौरोजी के कहने पे इसको कर दिया गया। और अब बात करते हैं स्थापना की, तो स्थापना होती है 1885 में। आज ही का दिन, आज 28 दिसंबर, तो आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। इसका पहला अधिवेशन कहां पे होता है? तो इसका पहला अधिवेशन होता है बंबई में। मैं बंबई लिख रहा हूं, मैं मुंबई नहीं बोल रहा हूं। उसका कारण यह है कि उस समय मुंबई का जो पुराना नाम था वो क्या था? बंबई था। कितने सदस्यों ने भाग लिया? इसके अंदर 72 सदस्यों ने भाग लेते हैं। इसके अंदर कितने सदस्य लेते हैं? 72 सदस्य भाग लेते हैं। स्थान कौन सा था? स्थान था गोकुल भाई तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई। वहां पे इसका पहला अधिवेशन होता है और इस पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनते हैं उनका नाम क्या था? उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी ने पहली इसकी अध्यक्षता करी थी। अब बात करते हैं कि पहला जो सम्मेलन जो था वो होने वाला था पुणे के अंदर। पुणे कहां पे स्थित है? पुणे भी महाराष्ट्र में। पुणे के अंदर यह सम्मेलन आयोजित होने वाला था, पहला अधिवेशन होने वाला था। लेकिन वहां पे एक प्राकृतिक कह सकते हैं या फिर जीव जंतु घटना घटी जिसके अंदर क्या होता है? पुणे के अंदर प्लेग फैल गया था। प्लेग चूहों से संबंधित हम सब लोगों को विदित। तो पुणे में प्लेग फैलने के कारण इसका जो स्थान था उसको चेंज करके और पुणे से कहां कर दिया गया था? बंबई कर दिया गया था, जिसके अंदर 72 सदस्य भाग लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो सम्मेलन होता है उसका जो स्थान था वो कहां पे था? गोकुल दास
तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय इस स्थान को चुना गया और वहां पे इसका पहला सम्मेलन होता है। और पहले ये इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से पार्टी को जाना जाता था, उसके तदुपरांत जो है वो दादा भाई नौरोजी के कहने पे इसका नाम कर दिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इसका नाम कर दिया जाता है। तो गौरतलब ये है कि लगभग 1885 से लेकर के और अभी तक काफी साल, ये कह सकते हैं कि 140 साल पुरानी ये पार्टी हो गई है। वैसे पहले जो कांग्रेस थी एक क्या विचारधारा थी, लेकिन 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ तो ये कांग्रेस पार्टी में तब्दील होगी। उसके बाद में भारत के एक कह सकते हैं कि प्रमुख दल के तौर पे इसको जाना जाता है, जिसने शुरुआती काल के अंदर यहाँ पे शासनकाल भी चलाया। और कांग्रेस पार्टी से हमारे भारत के जो प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो भी इसी पार्टी से ही थे। चलिए, आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, पहले इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका सम्मेलन सबसे पहले कहां पे आयोजित किया गया और इसकी सलाह जो बनाने की वो किसने दी थी, ये सारी की सारी चीजें आपने इस प्रश्न के माध्यम से जानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न और देखते हैं क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, भारत के किस शहर में ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का यह है 58वां संस्करण है। आयोजित कहां पे किया जाएगा, इससे पहले 57वां जो संस्करण था वो दिल्ली का एक पूसा नामक स्थान जो कृषि संस्थान के तौर पे भी माना जाता है, तो वहां पे इसका 57वां संस्करण आयोजित किया गया था। बात हो रही है 58वें की कि वो कहां पे आयोजित किया जा रहा है। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, जयपुर। जयपुर कहां में स्थित है, जयपुर राजस्थान की राजधानी, गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर। और वहीं पे 5 से लेकर के 7 जनवरी 2024 को इसका आयोजन किया जाएगा। कौन कौन सम्मेलन में भाग लेंगे, अगर बात करें कि हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इसके अलावा देश भर के जितने भी जो पुलिस कॉप है, कह सकते हैं कि पूरे देश भर के जितने भी डीजीपी और आईजी रैंक के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। बैठक का आयोजन किया जाएगा 5 से 7 जनवरी के मध्य और स्थान होगा राजस्थान का जयपुर। अब देखते हैं कि इसके अंदर ऐसी कौन सी कार्य योजना बनाई जाती है और इसका उद्देश्य क्या होता है। वर्तमान में हम सब लोगों को विदित कि वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद जैसी एक वैश्विक चुनौती, साइबर फ्रॉड, मानव तस्करी, इंटरपोल और जेलों में सुधार, कैदियों के लिए बेसिक एमिनिटीज जो सुविधाएं हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा 5 से 7 जनवरी जयपुर के अंदर। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। जयपुर में 58वां डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। आयोजन 5 से 7 जनवरी को होगा। उद्देश्य है साइबर अपराध है, डाटा गवर्नेंस है, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां है, वामपंथ उग्रवाद, नारकोटिक्स तस्करी, जेल सुधार जैसी चुनौतियों की पे भी क्या होगी, चर्चा होगी। अब बात करते हैं कि राजस्थान अभी वर्तमान में चर्चाओं में क्यों बना हुआ है। वैसे राजस्थान ही भारत के 5 राज्य जो है वो चर्चाओं में बने हुए थे पिछले 3-4 महीने से। कारण क्या था, विधानसभा के चुनाव। विधानसभा के चुनाव भारतवर्ष के अंदर 5 राज्यों के अंदर संपादित की गई। अगर रिवीजन की कर लेते हैं तो बात कर लेते हैं, एमपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और मिजोरम है। ऐसे 5 राज्यों के अंदर क्या हुए थे, चुनाव अभी किए गए थे। अब बात करते हैं कि राजस्थान में, तो राजस्थान के अंदर जो है मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, भजनलाल शर्मा को। कौन सी विधानसभा का गठन हुआ है, तो 16वीं विधानसभा का गठन किया गया है। बात करते हैं विधानसभा की सीटों के बारे में, 200 सीटें हैं। बात करें राज्यसभा की सीटों के बारे में बात करते हैं तो 10 सीटें वहां पे राज्यसभा की राजस्थान को आवंटित की गई है। और अगर बात हो रही है अगर राज्यसभा की, तो लोकसभा की सीटें उनकी संख्या है 25। ये सारी की सारी चीजें राजस्थान से संबंधित है।
राजस्थान के राज्यपाल है जिनका नाम कलराज मिश्र है, और मुख्यमंत्री का ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं जिनका नाम भजनलाल शर्मा है, जो 16वीं विधानसभा है उसके मुख्यमंत्री के पद पे वो क्या कर रहे हैं, अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। बहरहाल आप इस प्रश्न के माध्यम से जान रहे हैं कि अभी 58वीं जो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन 5 से 7 जनवरी जयपुर के मध्य किया जा रहा है, और यहाँ पे देश भर के जितने भी डीजीपी और आईजी रैंक के जो अधिकारी हैं वो तो शिरकत करेंगे। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री और इसके साथ साथ ही सहकारिता और गृह मंत्री जिनका नाम अमित शाह, वो भी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। उद्देश्य हम सब लोगों का विदित आतंकवाद है, साइबर क्राइम है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो वैश्विक चुनौतियां हैं जिस पे जो है पुलिस के लिए वो क्या बनी हुई है, चुनौतियां बनी है, उनके ऊपर भी क्या किया जाएगा, यहाँ पे संवाद स्थापित किया जाएगा। चलिए जानते हैं दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो छठे की बात हो रही है तो पहला संस्करण कब हुआ था? तो 2011 के अंदर कोलंबो कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाता रहा है। ये क्या है कोलंबो, और किस विषय पे इसको बनाया गया था, इसके सदस्य कितने देश है, और वर्तमान में इसका कहां आयोजन किया गया, और उसके अंदर भारत की तरफ से कौन से प्रतिनिधि ने वहां पे भाग लिया। चलिए देखते एक एक चीजें। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, श्रीलंका। हम सब लोगों को विदित कि कोलंबो क्या है, कोलंबो श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी। जैसा कि भारत की जो वाणिज्यिक राजधानी वो कौन सी है, मुंबई है, जबकि श्रीलंका की जो वाणिज्यिक राजधानी है, जो कमर्शियल जो कह सकते हैं कैपिटल है, वो कौन सी है, कोलंबो है। तो बात करते हैं कि फिर वास्तविक राजधानी कौन सी है, जयवर्धने। जयवर्धने राजधानी का नाम जिस प्रकार श्रीलंका का है उसी प्रकार नई दिल्ली भारत की राजधानी। छठा सम्मेलन आयोजित किया गया, और किया गया कहां पे, श्रीलंका के अंदर, कोलंबो के अंदर। अब कोलंबो कॉन्क्लेव क्या है? कोलंबो कॉन्क्लेव उन 4 देशों का समूह है जो हिंद महासागर के अंदर स्थित है, और हिंद महासागर के अंदर जो चुनौतियां हम सब लोगों को देखने को मिल रही हैं उन्हीं के लिए संयुक्त साझा प्रयास करके और उन चुनौतियों को निपटने के दृश्य से अगर देखा जाए तो 4 देश इसके अंदर कौन कौन है, इसके अंदर शामिल है, उनके बारे में भी बात अभी करते हैं। देखिए सबसे पहले भारत, दूसरा श्रीलंका, मॉरिशस, और हो गया मालदीव। ये 4 देश और हिंद महासागर के अंदर स्थित ये सारे देश, और इनकी अपनी अपनी चुनौतियां, और जिसके अंदर सबसे बड़ी जो चुनौती है वो तो चीन की, हम सब लोगों को विदित। इसके अलावा जितनी भी जो वैश्विक क्या कह सकते हैं तो जहाज जो मालवाहक जो आते हैं, जिनकी अभी चर्चाएं वर्तमान के अंदर बनी हुई है, जिसके अंदर कच्चे तेल को लेकर के जो मालवाहक जहाज जो इंडिया की तरफ लौट रहे थे, आ रहे थे, उनके ऊपर हुती विद्रोहियों के द्वारा क्या किया गया, हमला किया गया, जिसके एवज के अंदर भारत ने प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत सारे ऐसे जो वहां पे जलपोत भी अभी वर्तमान में तैनात करे हैं। ऐसा सेशन में हमने कल बात करी थी, कौन कौन से जलपोत है उनका भी रिवीजन करा देता हूं। तो इसके अंदर आईएनएस कलकत्ता, आईएनएस कोची, आईएनएस मार्मुगाओ, ये सारे जहाज करें। इसके अलावा अगर एयर की बात करें, नेवी एयर जो है उसके बारे में बात करें तो P8 एक जो है वो यान है, कौन सा, गश्ती यान है, उसको भी तैनात किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डेस्ट्रॉयर फाइटर हैं, उनको भी तैनात किया गया है। तो ये सारी की सारी चुनौतियां हिंद महासागर को अभी देखने को मिल रही हैं, जिसके अंदर सारे के सारे पड़ोसी देश हैं। सब लोगों का, ये कह सकते हैं सब देशों का साझा ही लक्ष्य है। इसके अलावा 2 पर्यवेक्षक देश इसके अंदर और शामिल हो रहे हैं। पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं? एक तो है इसका सेशेल्स है, और दूसरा है बांग्लादेश। ये पर्यवेक्षक के तौर पे भाग यहां पे ले रहे हैं। अब बात करते हैं कि भारत के प्रतिनिधि के तौर पे कौन अभी वहां पे गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कीर्ति चक्र से सम्मानित, जिनका नाम है कौन सा, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल ने यहां पे इसकी अध्यक्षता करी भारत के प्रतिनिधि के तौर पे। तो अभी इस प्रश्न के माध्यम से आप जान रहे हैं कि इसका जो आंसर होने वाला है कौन सा होने वाला है, श्रीलंका का अंतर भी होने वाला है, और वहीं पे इसका छठा संस्करण इसका भी वर्तमान में अभी वहां पे किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? तो यह अभी चल ही रहा है वहां पे 27 से लेकर के 29 दिसंबर के मध्य। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। तो आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। 2011 में इसकी स्थापना हो जाती है। भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस और बांग्लादेश और सेशेल्स इसके अंदर पर्यवेक्षक के अंदर यहाँ पे ये है।
आतंकवाद और आतंकी वित्तपोषण, नशीले पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और समुद्री सुरक्षा है, उसके बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, चिंतन मनन ये करने वाले हैं। समुद्री कानून, तटीय सुरक्षा की जांच करना, संगठित अपराध, जिसके अंदर कह सकते हैं संगठित अपराधों का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक लोग जब एक ही कार्य को, जो कार्य क्या हो, अनैतिक हो, इलीगल हो, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या करता हो, गंभीर खतरा उत्पन्न करता होगा, वही सारे संगठित अपराधों की श्रेणी के अंदर ही ये आता है। सदस्य देशों द्वारा आतंकवाद निरोध, पुलिस कानून प्रवर्तन, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों के अंदर क्षमता को और ज्यादा विकसित करने के उद्देश्य से कोलंबो जो कॉन्क्लेव है उसका छठा संस्करण है, वो वर्तमान में कोलंबो के अंदर इसको आयोजित किया गया। इसके 4 सदस्य देश हैं, जबकि 2 इसके पर्यवेक्षक सदस्य देश भी हैं, जिनका नाम कौन सा है, सेशेल्स और बांग्लादेश है। जबकि सदस्य देशों की अगर बात करते हैं तो वहां पे भारत है, श्रीलंका है, भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है और मॉरिशस है। ये 4 इसके सदस्य देश हैं। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको कहा जाता है BEL, बेल लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ में 445 करोड़ रुपए का अनुबंध पर क्या करे हैं, हस्ताक्षर करे हैं, और इसका आंसर होने वाला है, कौन सा होने वाला है, वो होने वाला है उत्तर प्रदेश। अभी क्या है, डायल 112, डायल 112 उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर ये चर्चित एक वर्ड है, जिसके अंदर डायल 112 के अंदर पुलिस 112 नंबर पे अगर आप पुलिस को कॉल करते हैं तो हाथों हाथ ही उसका त्वरित निस्तारण होता है और मौके पर पुलिस पहुंचती है। और अगर कह सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य एक ही है कि अपराध पर लगा, अपराध पर लगा। इसके अलावा यूपी सरकार ने अभी एक इनिशिएटिव और लिया, कौन सा, 57 पुलिस स्टेशन जो साइबर क्राइम, उन स्टेशन को नाम दिया गया है, क्योंकि वर्तमान के अंदर साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी पुलिस के लिए चुनौती बन गया। उसके संदर्भ में भी यूपी पुलिस अभी वर्तमान में चर्चा में बनी हुई है। कल के सेशंस के अंदर हमने देखा था कि इंट्रा डिस्ट्रिक्ट भी हेलीकॉप्टर की सुविधा की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। कहां से होती है, तो ये शुरुआत होती है, दोनों ही पर्यटन स्थल है, देखा जाए तो आगरा और दूसरा देखा जाए तो मथुरा, दोनों के मध्य हेलीकॉप्टर की सेवा को भी शुरुआत की गई है। छठवां लघु फिल्म अंतरराष्ट्रीय जो अभी पे कॉन्क्लेव किया गया, वो कहां पे किया गया, वो भी वाराणसी के अंदर ही किया गया। तो वर्तमान में यूपी इस प्रकार की चर्चाओं में बना रहा है, जिसके अंदर वर्तमान में कह सकते हैं समावेशी विकास, उन्नत तकनीक और संगठित अपराधों पर रोक लगाने के लिए अभी वर्तमान में यूपी सरकार इस प्रकार का कार्य करते हुए प्रतीत नजर आ रही है। बहरहाल आपसे जो प्रश्न पूछा गया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ में 445 करोड़ रुपए का जो समझौता कराया, वो कौन सा कराया, उत्तर प्रदेश के साथ में कराया। अब कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड करने वाली है, वैसे बेल्स के बारे में देखा जाए तो ये जो बेल एक ऐसी कंपनी जो सैन्य सामग्री क्या करती है, उनको उसको बनाती है, उसको निर्मित करती है, और ये क्या है, एक महारत्न कंपनियों में से एक है, महारत्न कंपनियों में से एक है। सिपरी के द्वारा इसको जो वर्ल्ड के अंदर जितनी प्रकार की जो कंपनियां जो हथियार और आयुध बनाती है, उसके अंदर भी इसकी 66 रैंक को उसमें क्या किया गया, शामिल किया, नामित इसको किया है, अपने आप में इंपोर्टेड, और ये एक सार्वजनिक PSU कंपनी है। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। बेल द्वारा प्रोजेक्ट डायल 112, मैंने आपको पहले बताया, व्यापक और अत्याधुनिक हार्डवेयर, AI आधारित सॉफ्टवेयर उपकरण और साइबर सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के उद्देश्य इस प्रकार का कार्य किया जाएगा जो बेल ने इनको प्रोवाइड कराया। अब यूपी डायल 112 क्या है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पहली एशिया की सबसे बड़ी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों में से एक है, और हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूज की गोद, अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा बेल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज, वो ये खुद कंपनी बनाती है, किसके लिए, ये बनाती है, सिर्फ 5300 करोड़ रुपए का सौदा कराया, किसके साथ में, सेना के साथ में कराया, जिसके अंदर जो भारी आयुध, टैंक्स, जिसके अंदर फ्यूज की जरूरत होती है, ये प्रोवाइड करने वाली कंपनी कौन है, वही भारत की PSU सार्वजनिक वितरण, जो कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, बेल इसका नाम। बात करते हैं इसकी स्थापना की, 1954 के अंदर की स्थापना हो जाती है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे, भारत की कह सकते हैं सिलिकॉन सिटी, भारत की सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु, तो वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। विश्व की 100 जो हथियार उत्पादन कंपनियां हैं उनकी सूची के अंदर इसका 63वां स्थान है। इसका मतलब भारत के अंदर रक्षा आयुध बनाने वाली कंपनियों में से एक,
और विश्व के अंदर 63वां जिसका स्थान, और नाम क्या, बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, स्थापना 1954, और इसका हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, बेंगलुरु है। अभी वर्तमान में डायल 112 की शुरुआत की गई है, जो अत्याधुनिक ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, उसके साथ में समझौता अभी वर्तमान में किया है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में भविष्य की बिजली हेतु कुंडनकुलम संयंत्र समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? वैसे इसकी स्थापना की बात करें या जो समझौता था, ये तो 2016 में ही हो गया था। 2016 के बाद में वहां पे एक परमाणु संयंत्र काम भी कर रहा है, और इस स्टेट का नाम क्या है, इस स्टेट का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में रूस के सहयोग से परमाणु संयंत्र, जिससे नवीनीकरण ऊर्जा वहां से उत्पादित की जाएगी, किसकी वजह से, यूरेनियम से। यूरेनियम से एक स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होती है, जो समावेशी विकास के लिए कह सकते हैं कि जो ऊर्जा की जो जरूरत होती है उसके अंदर ये काम आने वाला है। अब किसके सहयोग से किया जा रहा है, तो आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, रसिया। रसिया हमारा प्रमुख पार्टनर और रक्षा भागीदार, और वर्तमान में अभी हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो किसकी यात्रा पे है, वो रसिया की जो है यात्रा पे है। और दोनों देशों के मध्य इतने प्रगाढ़ संबंध है, जिसके बारे में हम ये कल्पना कर सकते हैं कि जो 1971 का वार होता है, उसके बाद से अब तक 30% अगर हम कहां से अगर रक्षा उत्पाद अगर खरीदते हैं तो कहां से खरीदते हैं, वो भी अभी रूस से ही खरीदते हैं। 1/4 या कह सकते हैं अपने हिस्से का चौथा हिस्सा हम कच्चा तेल कहां से आयात कर रहे हैं, वो भी अपना हमारा ही जो भारत का सबसे बड़ा सहयोगी जो है, और संकट के समय काम आने वाला देश कौन सा, रसिया, उसके साथ में हमारे संबंध इस प्रकार बने हुए हैं। तो जो कुंडनकुलम है, ये संयंत्र कहां पे, तमिलनाडु में है, और रूस के सहयोग से इसको क्या किया जा रहा है, इसकी शुरुआत की गई। वैसे वर्तमान में इसकी शुरुआत तो 2016 में हो गई थी, लेकिन इस पे और अभी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए देख लेते हैं, भविष्य की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण से संबंधित ये है, समझौता पर हस्ताक्षर करें। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनने वाला है। रूस की तकनीकी सहायता से तमिलनाडु में इसको स्थापित किया जाएगा। फरवरी 2016 से ही जो है वो 1000 मेगावाट जो है उसकी ऊर्जा से लगातार उसको उत्पादित ये करता रहा है, और संयंत्र जो है 2027 के अंदर पूरी क्षमता के साथ में काम करना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं भारत और रूस के रक्षा या वाणिज्य और जो आर्थिक संबंध है उनके बारे में बात करते हैं कि 1/4 कच्चा तेल हम कहां से प्राप्त करते हैं, रूस के साथ में करते हैं। भारत द्वारा S-400 मिसाइल, सब लोगों को विदित S-400 मिसाइल जो है, जिसमें अमेरिका ने भी वहां पे चेतावनी दी थी और हमें प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी थी कि आप अगर S-400 अगर मिसाइल यहां पे लेते हैं तो हमें आपके थर्ड एक नियम है, यह जो कानून की एक संधि है उसको उस पर थोप देंगे, ऐसा भी चर्चाओं में बना हुआ था। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में जापान के कोयासन विश्वविद्यालय द्वारा देवेंद्र फडणवीस को डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करी, मानद उपाधि उसको दी गई है। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? पहले तो बात करते हैं कि कोयाकुम क्या है। कोयाकुम 9वीं शताब्दी से संचालित एक विश्वविद्यालय जापान के अंदर है, और वर्तमान में वहां पे डॉक्टरेट की जो उपाधि है वो सर्वप्रथम 1200 साल का इतिहास हो गया है कोयासन विश्वविद्यालय का, अभी तक किसी को नहीं दी गई थी। लेकिन हमारे ही भारत के राजनेता जो वर्तमान में महाराष्ट्र के उप क्या है मुख्यमंत्री, जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस, उनको इस उपाधि से नवाजा गया है। कहां के मुख्यमंत्री हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये है महाराष्ट्र के। अब बात करते हैं 2015 के अंदर संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित भी करने का जो काम है वो किसने करा था, वो भी देवेंद्र फडणवीस ने इसी विश्वविद्यालय के अंदर किया था। तो भारत जापान का प्रमुख रक्षा सहयोग, वाणिज्य, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों से ओतप्रोत वाला एक राष्ट्र, जिसके प्रधानमंत्री हैं किशिदो फोमिया, राजधानी का नाम टोक्यो,
और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं। अगर बात करते हैं बुलेट ट्रेन की, तो बुलेट ट्रेन भी जो है वो किसके आर्थिक सहयोग से बनाई जा रही है, और यहाँ पे अगर वो संचालित होगी उस देश का नाम भी जापान है। और देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 1200 वर्षों में पहली बार किसी को मानद डॉक्टरेट अगर प्रदान की गई है तो वो भारतीय किसी भारतवंशी को। और बुनियादी ढांचे के विकास समुदाय आधारित पहल महाराष्ट्र में समानता और सामाजिक प्रचार के प्रति समर्पण के लिए इस पुरस्कार से इस विश्वविद्यालय ने उनको सम्मानित किया है। अब बात करते हैं कोयासन विश्वविद्यालय फडणवीस द्वारा 2015 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का भी उन्होंने अनावरण करा था। कुकई जापानी संत द्वारा 9वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब जापान क्यों चर्चा में बना हुआ है? 2026 के अंदर जो पैरा गेम्स होंगे, एशियन पैरा गेम्स होंगे, उनका आयोजन कहां पे किया जाएगा? नागायो जापान में। प्रधानमंत्री का नाम फोमियो किशिदो वहां के प्रधानमंत्री है। जापान के कितने द्वीप है? जापान कितने द्वीपों के मध्य बसा हुआ है? तो वहां पे कितने द्वीप है? ये 4 द्वीप है। चलिए अब बात करते हैं पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उसकी सीरीज हम लेकर के आते हैं और उन्हीं प्रश्नों को हम आपके समक्ष रख रहे हैं और एग्जाम्स के लिए आपसे काफी जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखा जा रहा है कि कौन सा है, किससे हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं? संघ, यूनियन और उसके राज्य तथा नागरिकता से संबंधित जितने भी जो प्रश्न है वो हम इस सीरीज में पूछते हैं। चलिए जानते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद कानून बनाकर नए राज्य को भारत संघ में प्रवेश दे सकता है? तो इंडिया इज दैट भारत, इंडिया जो कि भारत के नाम से जाना जाता है। हाल ही के अंदर इंडिया और भारत के बीच में भी एक बहुत ही वैचारिक जो है द्वंद्व चल रहा है। पहले इंडिया कहा जाता था, उसके बाद में वर्तमान सरकार इसको भारत नाम करने के लिए काफी प्रयास कर रही है और हर जगह हम देख रहे हैं कि जहां पे इंडिया लिखा जाता था वहां पे वर्तमान में भारत लिखा जाता है। तो अब आप ये मतलब समझिए कि संविधान के अंदर इंडिया इज दैट भारत, इंडिया कौन सा है? जो भारत है, उसका उल्लेख आर्टिकल ये कह सकते हैं भाग अनुच्छेद 1 के अंदर इसका वर्णन अपने को मिलता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि संसद कानून बनाकर नए राज्य को भारत संघ में प्रवेश दे सकती है, तो भारत के राज्यों के अलावा कोई बाहरी राज्य है जो क्या है, अपने आप में संप्रभु है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, उसको अपने राज्य में मिलाने का जो कार्य है वो कौन से अनुच्छेद में अपने को उसको क्या करना पड़ता है? अप्लाई करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के अंदर संसद कानून बना करके नई राज्य को भारत संघ में क्या दे सकता है? प्रवेश दे सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2। बात करते हैं कि ये क्या है फिर, तो ये है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 का मतलब है कि कोई राज्य को जोड़ करके, तोड़ करके, कम करके, ज्यादा करके और संसद कानून बना करके ऐसा भी कर सकती है। ये आर्टिकल कितने में लिखा गया? आर्टिकल नंबर 3 में लिखा गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 के अंदर। तो अनुच्छेद 4 के अंदर अनुसूची 1 और अनुसूची 9, इनके अंदर जितने भी प्रावधान होंगे जो चेंज किए जाएंगे वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, ऐसा अनुच्छेद 4 में लिखा गया है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा कि अनुच्छेद 2 जो है उसके अंदर राज्य को तोड़ करके जिस प्रकार से अलग अलग राज्य बनते हैं, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश को तोड़ करके या उसको काट करके थोड़ा सा और तेलंगाना बनाया गया था। यही इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 2। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली है, किस संविधान से ली है? प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और आप इसको ध्यान से देखें। आंसर इसका हो जाएगा यूके। यूके का मतलब ब्रिटेन। और हमारे पास में हम एकल नागरिकता वाले हैं, नागरिक है या दोहरी नागरिकता वाला, हम सब लोगों को पता, तो हम है एकल नागरिकता वाला। वो कैसे कि अगर मैं पंजाब का वासी हूं, मैं हरियाणा का वासी हूं या मैं राजस्थान का वासी हूं और वही मैं भारतवासी हूं, तो मेरे लिए नागरिकता कौन सी होगी? सिर्फ कि मैं भारतीय हूं, ना कि मैं महाराष्ट्रियन हूं, ना मैं गुजराती हूं, ना मैं पंजाबी हूं, ना मैं हरियाणवी हूं। मेरी जो आइडेंटिटी है वो क्या है? मैं एक भारतीय हूं। ये हो गया। अब बात करते हैं कि फिर दोहरी नागरिकता कहां पे मिलती है? दोहरी नागरिकता आपको मिलती है यूएसए में। यूएसए के अंदर राज्य का सिटीजन अलग है और देश का सिटीजन अलग है। तो वहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि आप सिटीजन तो हो अमेरिका के,
लेकिन कौन से स्टेट की हो तो वहां पे भी आप कह सकते हैं कि अलग अलग जितने भी जो स्टेट्स हैं वहां पे आप कह सकते हैं कि मैं इस स्टेट का निवासी हूं। तो वहां पे नागरिकता कितने प्रकार की, सिटीजनशिप कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। और यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि एकल नागरिकता, और हमने एकल नागरिकता को ही अपनाया है, किसकी अपनाया है, ब्रिटेन की। तो इसका आंसर होने वाला है कौन सा, 1 नंबर। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। राज्य पुनर्गठन आयोग जिसके अंदर कौन थे, इसके अंदर 3 लोग सम्मिलित थे। मैंने कल आपको बताया था, सबसे पहले होता है धर आयोग 1948। भाषा के आधार पे अगर किसी राज्य को बनाया जाता है तो धर आयोग ने कहा है कि जी बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। भाषा के आधार पे अगर आप राज्य बनाते हैं तो देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आयोग बनता है जेवीपी। जेवीपी आयोग, इसके अंदर 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 सदस्य थे। इन्होंने भी कह दिया कि भाषा के आधार पे नया राज्य नहीं बनाया जा सकता। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में होता है 1953। 1953 के बाद में एक फजल अली आयोग बनता है। फजल अली इसके सदस्य भी थे और इसके अध्यक्ष भी थे। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसके अंदर फजल अली तो थे, इसके अलावा 2 सदस्य कौन थे, तो इसका मतलब तीसरा जो सदस्य उसके अंदर शामिल नहीं था। प्रश्न वहीं से बना है आपका। इसका आंसर हो जाएगा के.एम. पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू और वीपी मेनन। वीपी मेनन इसके सदस्य नहीं थे, जबकि फजल आयोग नाम इन्हीं का ही है, ये इसके अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष भी थे और सदस्य भी थे। तो ये आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि ये चीज थी। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये घोषणा करता है कि इंडिया जो कि भारत है, मैंने आपको बताया था अभी, अनुच्छेद 1, इंडिया इज दैट भारत, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल नंबर 1। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत कौन सा राज्य स्थापित नहीं हुआ है। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, मिजोरम। मिजोरम जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं था, तो इसका मतलब 3 सदस्य हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर तीनों कौन कौन से थे। तो देखिए 19वां, 20वां और 21वां। 19वें में कौन सा है, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये 3 सदस्य हैं इसके, और सॉरी कह सकते हैं कि 3 राज्य हैं। 1971 का अधिनियम या 1972 में इनकी क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। और जो मेघालय है इसका नाम किस पे पड़ा है, मेघालय का नाम पड़ा है बादलों। बादलों के द्वारा आच्छादित जो राज्य है वो कौन सा हो गया है, मेघालय हो गया है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से आपने जाना कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत कौन से नए राज्य बने। 19वां, 20वां और 21वां। 19वें में त्रिपुरा है, 20वें के अंदर कौन सा है, 20वें के अंदर है मणिपुर, और 21वें में कौन सा है, मेघालय है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन इसके अंदर शामिल नहीं था, इसके अंदर मिजोरम जो है वो शामिल नहीं था। चलिए अब जानते हैं आज के करंट जो अफेयर्स की जो हम सीरीज लेकर के आए उसका 6वां प्रश्न जानते हैं क्या है। किस शहर को भारत के पहले एआई सिटी के रूप में विकसित करने का अभी अभियान चलाया जा रहा है। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, लखनऊ। पहले प्रश्न अपन जान चुके हैं कि एआई बेस्ड जो टेक्नोलॉजी के आधार पे आधारित लखनऊ शहर है उसको क्या बनाया जा रहा है, एआई सिटी के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। 57 साइबर क्राइम थाने खोले जा रहे हैं, एआई बेस्ड सारी चीजें की जा रही हैं, और बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से पुलिस मुस्तैदी से अपने कार्य को कर सके। आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ किसकी राजधानी है, यूपी की राजधानी है। अब बात करते हैं लखनऊ, या कहते हैं कि पूरा जो यूपी के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है, यूपी है। सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य कौन सा है, यूपी है। सबसे ज्यादा लोकसभा वाले सीटों वाला राज्य कौन सा है, यूपी है। वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ, जबकि वहां के जो राज्यपाल महोदय है जिनका नाम आनंदीबेन पटेल है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बढ़त बनाना, और लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी जहां पे एआई सिटीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इसका जो ये
कृत्रिम जो विज्ञापन आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से आप एआई की एक झलक देख सकते हैं कि इस प्रकार की सिटी बनाने की कवायद वर्तमान में चल रही है। ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं इस प्रश्न के से पहले वाले के माध्यम से कि यहाँ पे जो है वो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट अभी वर्तमान में हेलीकॉप्टर की जो सेवा की शुरुआत करी है वो किसने करी है? यूपी ने करी है। छठवां अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म जो फेस्टिवल हुआ था, इसका आयोजन कहां हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और यूपी और किस लिए? कि यूपी के अंदर अभी गंगा विलास क्रूज जो है वो भी वाराणसी से चलाया जाएगा। ये सारे आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाने। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? पहले भारतीय बल्लेबाज तो जो भी कहा कहते हैं भारतवंशी थे। नाम? भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा, वो पहले सबसे ज्यादा रन बनाने वाले थे। लेकिन अब वर्तमान में भी जो साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में जो सीरीज चल रही है उसके अंदर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली ने तोड़ दिया है। तो वर्तमान में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो किनके पास में? विराट कोहली के। अब बात करते हैं विराट कोहली के अलग अलग प्रकार के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 765 रन बनाए वर्ल्ड कप के दौरान 2023 में जो हुआ, और भारत इसमें उपविजेता बना था। 765 रन और मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से भी इनको नवाजा गया। बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर जिसके 50 क्या थे? शतक थे। तो वर्तमान में 50 शतक लगाने वाले जो खिलाड़ी कौन बन गए हैं? वो भी विराट कोहली बन गए हैं। ये इसका आंसर हो गया कौन सा? विराट कोहली। देखते हैं अभी तक 35 टेस्ट मैचों में 57 पारियों में 2101 रन बना करके सबसे ज्यादा बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा वैक्स स्टैचू है वो कहां पर है? वैक्स स्टैचू है जयपुर के अंदर, वहां पे भी विराट कोहली को जगह मिली है। 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं आप, और उसके 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे हैं, वो भी ये रहे हैं। और वनडे में 50 शतक लगाने वाले जो उपलब्धि प्राप्त करने वाले कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा? वो भी खिलाड़ी कौन से? विराट कोहली है। अब बात करते हैं कि वर्तमान में महिला टेस्ट क्रिकेट के द्वारा, ये कह सकते हैं महिला टेस्ट की जो टीम है उसने 46 साल बाद में ऑस्ट्रेलिया को हराकर बड़ी उपलब्धि हासिल करी। 11 टेस्ट ऑलरेडी अभी तक हो चुके थे, जिसमें 10 टेस्ट तक जो है भारत कभी भी ऑस्ट्रेलिया से जीत नहीं पाया था। लेकिन 11वें टेस्ट के अंदर महिला टेस्ट क्रिकेट टीम जिसकी कप्तानी कौन कर रही थी? हरमनप्रीत कौर। तो उन्होंने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को हराने का कारनामा कर दिखाया। यह भी हाल ही के अंदर चर्चाओं में बना हुआ था। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। भारत सरकार के द्वारा भारत ब्रांड के तहत चावल को किस दर पे बेचा जाएगा? और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? इसके अंदर देखिए मैं आपको बताता हूं कि इससे पहले भारत आटा चना भी बेचा जा रहा है और साथ में चावल भी बेचा जा रहा है। किस वजह से? नाफेड के द्वारा आम लोगों की जरूरतों को महसूस करते हुए या देखते हुए इस प्रकार के रियायती दर पे, किफायती दरों पे इस प्रकार के खाद्य सामग्री बेची जा रही है। देखते हैं इसके बारे में कि 25 रुपए किलो आटा, 27.5 रुपए किलो, 25 रुपए किलो में चावल, 27.5 रुपए किलो के अंदर आप आटा बेच रहे हैं, जबकि 60 रुपए के अंदर आप क्या बेच रहे हैं? चने की दाल बेच रहे हैं। देश भर के अंदर 2000 ऐसे स्टॉल्स जो हैं वो लगाए गए जहां पे ग्राहक इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनको प्रदान या कह सकते हैं उनका लाभ ले सकता है। नफाड क्या है? नफेडा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हित होती है इसकी 2 अक्टूबर 1958 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम वीरेंद्र सिंह है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा कि चावल, आटा और चने की दाल है उसको नाफाड और एनसीसीएफ के द्वारा इसको बेचा जा रहा है रियायती दरों पे और किफायती दरों पे जो उपभोक्ता है उनको उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस प्रकार की मुहिम नफेड और एनसीसीएफ के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें चावल 25 रुपए किलो, 27.5 रुपए किलो में आटा है और जबकि 60 रुपए में चने की दाल जो है लोगों को वितरित की जा रही है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? बिहार। बिहार के अंदर
गंगा नदी के तट के ऊपर इस प्रकार का पुल बनाया जाएगा जो दो स्थानों को आपस में जोड़ेगा, जिससे यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पे और जो यातायात जो है उसका आवागमन जो है वो सुलभ हो पाएगा। बिहार की राजधानी पटना, वर्तमान में बिहार जाति जनगणना के लिए क्या था, चर्चाओं में बना हुआ था। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए बिहार के अंदर अभी वर्तमान में एक पुल बनाया जा रहा है। गंगा नदी पे 6 लेन पुल का निर्माण अभी वर्तमान में किया जाएगा। नियत तिथि 42 माह की होगी जिसके अंदर इस पुल का निर्माण करना होगा। अब बात करते हैं कि बिहार जातिगत जनगणना के लिए सुर्खियों में रहा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जबकि राज्यपाल का नाम फागू सिंह चौहान। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला, मैंने आपको पहले प्रश्न के माध्यम से बताया था कि जनसंख्या के मामले में सबसे अगर ज्यादा जनसंख्या वाला जो बड़ा जो राज्य है वो तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की अगर बात करते हैं तो 1100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे क्या करते हैं, निवास करते हैं। 1106 है। और एमवी जो गंगा विलास क्रूज जो है वो 52 दिनों का सफर कहां करेगा, 3200 किलोमीटर की यात्रा वाराणसी से डिब्रूगढ़ करने वाला है। ये भी किसके माध्यम से, गंगा नदी। और वर्तमान में जो पुल जो बनाया जा रहा है वो किसके ऊपर बनाया जा रहा है, गंगा नदी के ऊपर ही बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है। हम सब लोगों को विदित कि गंगोत्री से होता है और जाकर के कहां गिरती है, ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए। और जो है सबसे पहले आती तो वैसे कहां से, गंगोत्री से आती है और बांग्लादेश में बहती बहती फिर ये कहां पे, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लंबाई इसकी 2510 किलोमीटर ये लंबी है, जो घुमावदार होते हुए भारत के अनेक राज्यों से जो है वो बहते हुए और लास्ट में बांग्लादेश से निकल करके और सुंदरबन डेल्टा के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। अब देखते हैं आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न। हाल ही में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया। जिस प्रकार डीजी और आईजी लेवल के जो अधिकारियों का सम्मेलन है वो 5 से 7 जनवरी कहां पर अभी प्रस्तावित है, वो जयपुर के अंदर प्रस्तावित है। और अभी इसका जो आंसर हो जाएगा कि मुख्य सचिव जो है, चीफ सेक्रेटरी किसके, ऑल इंडिया लेवल के, उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। और कार्य सिर्फ एक है कि दो राज्य या भारत कह सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं, जिसके अंदर प्रशासनिक अमले के सबसे बड़े अगर अधिकारी होते हैं तो कौन से होते हैं, वो वहां के सीएससी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होती है। तो उनके मध्य समन्वय, तालमेल और राष्ट्र निर्माण की भावना से ओतप्रोत इस सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, नई दिल्ली में किया गया। देखते हैं प्रथम जो इसका सम्मेलन हो जून 2022 के अंदर धर्मशाला में किया गया था। 27 से 29 दिसंबर अभी वर्तमान में चल ही रहा है। और मुख्य विषय ईज ऑफ लिविंग। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों और सभी राज्यों के केंद्र और राज्य शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों समेत 200 से अधिक से डेलीगेशन के अंदर लोग ये शामिल है। बात अब उद्देश्य की कर लेते हैं, तो उद्देश्य सिर्फ एक ही, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन साझेदारी को प्रोत्साहित करने से संबंधित है, जबकि ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर सरकारी हस्तक्षेपों के माध्यम से चल रहे वितरण तंत्र को और ज्यादा क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। जीवन बेहतरी हो और लोगों को जितने प्रकार की जो सुविधाएं मिल सके उसी के संदर्भ के अंदर इस प्रकार का आयोजन, चाहे डीजीपी और आईजी लेवल की मीटिंग हो या फिर मुख्य सचिव स्तर की जो बैठक हो, उसका जो है वो क्रियान्वयन समय समय पर किया जाता रहा है। चलिए जानते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। आज के सेशन का जो अंतिम प्रश्न है वो टेक्नो स्मार्टफोन ने हाल ही में किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं अपने सामान को बेचने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए जो उनके आइडल होते हैं उनका उपयोग वो करती है। और इसी के संदर्भ से आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि टेक्नो स्मार्टफोन, अब टेक्नो स्मार्ट जो फोन है वो कहां की कंपनी है, ये चीन की कंपनी है। लगभग 60 से अधिक देशों के अंदर इसका व्यापार है और उसने भारतीय अभिनेत्री इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आंसर क्या हो जाएगा, दीपिका पादुकोण। 2006 के अंदर उन्होंने अपने जीवन की पहली मूवी करी, मूवी का नाम था ओम शांति ओम। ओम शांति ओम शाहरुख खान अभिनीत ये मूवी और दीपिका पादुकोण की डेब्यू फिल्म। वहां पे इन्होंने अपना करियर शुरुआत करी, बहुत सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं और पहला नवोदित अभिनेत्री अवार्ड
ओम शांति ओम के माध्यम से ही इनको मिला था। फीमेल, बेस्ट फीमेल डेब्यू एक्ट्रेस, तो वो जो अवार्ड किसको मिला था, दीपिका पादुकोण को मिला था। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि टेक्नो जो स्मार्टफोन कंपनी है उसने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब देखते हैं दीपिका पादुकोण। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला पुरस्कार 2008 के अंदर इनको सम्मानित किया गया। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 2008 के अंदर, और आईफा का सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला पुरस्कार वो भी 2008 को ही किया गया था। अब बात करते हैं टेक्नो मोबाइल क्या है। टेक्नो मोबाइल है और 2006 के अंदर इस कंपनी की स्थापना होती है और लगभग 60-70 देश जो है वहां पे इसका अधिक से क्या इसके यहाँ पे इसका व्यापार संचालित हो रहा है। कहा इसका हेडक्वार्टर कहां पे, शेंजन चाइना के अंदर, संस्थापित इसके जॉर्ज जू है। तो आपने जो 11 प्रश्नों के माध्यम से करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न जाने, इसके अलावा 5 ऐसे प्रश्न थे जो हमने पॉलिटी से लिए थे। पॉलिटी के अंदर संघ, उसका राज्य क्षेत्र और साथ में उसकी नागरिकता से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को भी हमने शामिल किया था। तो आप बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।